देखिए, दो चरों के रैखिक समीकरण पे हम लोग कुछ सारे मेथड्स की चर्चा करेंगे। इसमें 5 मेथड्स की आज चर्चा की जाएगी, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि इक्वेशन है 2x + y = 3 और x - 5y = 4। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, स्टैंडर्ड फॉर्म बोले मतलब मानक रूप। स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो वो है a1x + b1y + c1 = 0। चूँकि पेयर में होगा तो दूसरी क्या होगी, a2x + b2y + c2 = 0। ये है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने के बाद एक आपको याद रखना है पैटर्न YCXY। क्या, YCXY। ठीक, तो ये YCXY में देखिए y का कोफिशिएंट पहले वाले में कितना है 1, यहाँ कितना है -5। तो 1 और -5 यहाँ और यहाँ लिख दिया, सेम टाइम पे यहाँ और यहाँ पे लिख दिया। C मतलब कांस्टेंट टर्म -3 और -4 है, वो राइट डाउन कर दिया गया। और उसके बाद में x जो है वो 2 और 1 है। क्लियर। इसके बाद में आपको जो एरो बनानी है, यहाँ शुरुआत से 1 से स्टार्ट करेंगे, -4 की तरफ गिरते हुए आएगी। फिर उसके बाद ये इस तरफ आप आओगे और -5 से -3 की तरफ उठते हुए जाओगे। फिर से गिरना है, फिर इधर आना है, फिर ऊपर जाना है, फिर गिरना है, फिर इधर आना है, फिर ऊपर जाना है। उसके बाद एक पैटर्न याद रखना है x, y एंड 1। ठीक है, x, y एंड 1। अब देखो नीचे जब अपॉन करके कैसे करोगे, 1 × -4 -5 × -3। ठीक, इक्वल्स टू y अपॉन -3 × 1 -4 × 2। जहाँ माइनस का ऐसे ये वाला माइनस तो अंडरस्टूड है, ये माइनस आना ही आना है। ठीक है ना, और बाकी जो कोई माइनस में डिजिट्स हैं उनको ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 × -5 -1 × 1। क्लियर। उसके बाद में फिर देखिए ये x अपान ये -4 इंटू माइनस प्लस हो जाएगा -15। ठीक, ऐसे इक्वल्स टू y अपान -3 + 8 और ये 1 अपान -10 और -1। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा x अपान -19 इक्वल्स टू y अपान +5 एंड इक्वल्स टू 1 अपान -11। ठीक, अब आप इसको कंपेयर करेंगे, जैसे इस वाले को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ में, जो कांस्टेंट टर्म है उसके साथ। अब इस कांस्टेंट में यानी कि 1 अपान -11 के साथ एक बीच में हमने लाइन ड्रा कर दी कि दोनों को हम अलग अलग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से आप x अपॉन -19 इक्वल्स टू 1 अपान -11, माइनस कैंसिल हो गया, x इक्वल्स टू क्या आ गया 9 अपान 19 अपान 11। ठीक, इधर क्या आ गया y अपान 5 इक्वल्स टू 1 अपान -11 यानी y इक्वल्स टू -5 अपान 11। ठीक, ये आंसर मिल गया x और y। ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ऐसे सॉल्व करेंगे। अब इसको आप आंसर की चेकिंग करना चाहते हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है, वो भी सुविधा है। कोई भी एक इक्वेशन ले लिया, ऊपर से दूसरा वाला इक्वेशन हमने सेलेक्ट कर लिया, जो नंबर सेकंड इक्वेशन है वो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब चाहे पहला ले लो चाहे दूसरा ले लो। LHS ले लिया, x - 5y x की वैल्यू रख दिया, -5 y की वैल्यू रख दिया -5 अपान 11। जब इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो ये 4 आ गया, जो कि राइट हैंड साइड है। इसका मतलब जो आपका ये आंसर निकल के आया है ये कम्प्लीटली करेक्ट है। क्लियर। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। दूसरा जो मेथड है वो कौन सा है, ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको क्या कहा जाता है, प्रतिस्थापन विधि। इसी सेम क्वेश्चन को हम अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, वो देखिए ये दोनों इक्वेशंस आपको दी हुई हैं। इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को आपने ले लिया, मान लीजिए कौन सा इक्वेशन आपने लिया, 2x + y = 3। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से x + 2x + y = 3 यानी y = 3 - 2x। क्लियर। तो समीकरण 3 से y का मान 2 में रखने पर, समीकरण 3 से ये निकला और इसका मान कहाँ रखेंगे, 2 में। जिससे आपने मान निकाला है 1 से निकाला है तो 1 में ही ले जाके नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे y का मान अगर 1 से निकला है तो 2 में रखेंगे, 2 से निकला होता तो 1 में रखते। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपने रख दिया y = 3 - 2x, ये आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के कहाँ रखेंगे, समीकरण इसका मान किसमें,
x माइनस 5y इक्वल्स टू 4, ये कौन सा समीकरण है? 2 नंबर। दूसरे में रख दिया, यहाँ पे y का वैल्यू रखा जाएगा, y का वैल्यू कितना रख दिया गया? 3 माइनस 2x, और फिर इसको आपने ज़रा सा सॉल्व किया, यहाँ से भी देखिए x इक्वल्स टू क्या आ गया? 19/11। क्लियर है ना? और फिर ये x का मान उठा करके इस समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, तो y का वैल्यू मिल जाएगा, और y का वैल्यू मिल गया -5/11। ठीक है, तो वही सेम आ गया जो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकाला था। तीसरा है एलिमिनेशन मेथड। तीसरा कौन सा है? सेम क्वेश्चन को हम लोग थर्ड मेथड से सॉल्व करेंगे, इसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। हिंदी में क्या बोलते हैं? विलोपन विधि। तो देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, जैसे 2x + y = 3 है, x - 5y = 4 है, ये इक्वेशन है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -5 है, यानी 5 मल्टीप्लाइड है, यहाँ x है, ऊपर में 2 है, तो आपको सेम बनाना पड़ता है किसी एक कोफिशिएंट को। तो कैसे क्या करें? यहाँ पाई 5 है, ये y है, तो ऊपर अगर पूरे इक्वेशन में 1 नंबर में 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या हो जाएगा? 5y। क्लियर? बाकी जिसकी सेहत जैसी बदलती है x की और कांस्टेंट की, बदलने देना है, ये नहीं कि उस पर दया दिखा दें, अरे ये 15 हो जाएगा, ये कुछ और हो जाएगा, है ना, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो पूरे इक्वेशन नंबर 1 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 10x + 5y = 15। अब इसको नंबर दे दो 3, और 2 वाला एज इट इज आपने उतार दिया, जिसमें आपने मल्टीप्लाई किया उसी को नीचे मत उतार देना। यही सब छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। x - 5y = 4 हो गया। क्लियर? तो यानी कि ये कितना हो गया? 11x, ये कैंसिल हो गया 5y। कैसे? जब जोड़ने पे इक्वेशंस दोनों को ऐड करोगे आप, तो देखिए ये एलिमिनेट हो गया। यही है एलिमिनेशन। ये जो एलिमिनेशन का एक्शन हुआ है वो ये हुआ है। और ये क्या हो गया? 11x = 19, यानी x = 19/11। इसका मान उठा के समीकरण 1 में रख दीजिए, तो समीकरण 1 में रख दिया 2x + y = 3, यहाँ पे x का मान रखा गया, y का मान मिल गया -5/11। ठीक है, वही सेम फिर आ गया। तो तीसरे मेथड से भी सेम आंसर मिल गया। क्लियर? अब आएंगे चौथा, ये है कंपैरिजन मेथड, तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि में वही सेम ही दोनों इक्वेशंस को, यहाँ क्या करेंगे आप, एक साइड लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, एक साइड लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 से। ठीक, और यहाँ पे एक सेम वैल्यू निकालेंगे। मान लीजिए x की वैल्यू यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ पे भी x की ही वैल्यू निकाल लिया, y के टर्म्स में। y के टर्म्स में ही निकलेगा दोनों तरफ, और चूंकि दोनों तरफ x आ गया, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए दोनों की तुलना की जा सकती है। उसका राइट हैंड साइड हम बराबर कर देंगे, राइट हैंड साइड बराबर कर दिया, और जब दोनों का राइट हैंड साइड हमने बराबर कर दिया, तो देखिए एक सिंपल सा सिंप्लीफाइड y के फॉर्म में, है ना, एक लीनियर इक्वेशन बना हुआ है एक वेरिएबल में। वो वेरिएबल क्या है? y। तो y के टर्म्स में 100 आ गया, y सॉल्व कर लिया, y = -5/11 आ गया। इसे उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो आप, 4 नंबर में रख दिया, 4 नंबर में रख दिया, तो x की वैल्यू आ गई 19/11। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपने वो सारे तरीकों से सॉल्व करके देख लिया, यानी कौन कौन सा मेथड? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और कंपैरिजन मेथड। सारे से आपके आंसर्स एक जैसे निकल रहे हैं। इसके अलावा पांचवा है ग्राफ से सॉल्व करना। 2 लीनियर इक्वेशंस को जो 2 वेरिएबल्स में हैं, उनको ग्राफ से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ग्राफ कैसे? जैसे मान लीजिए 2x + 3y = 4 है, इसका ग्राफ बनाना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y लिखेंगे। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट पोजीशंस पे, जैसे x = 0, y = 0, x = -2, इन सारे पॉइंट्स पर, यानी कि x की जगह पे 0 रख करके y निकाल लेंगे, y की जगह पे 0 रख के इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की जगह -2 रख करके y की वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर? ये क्या मिल गए? ये कार्टियन प्लेन में कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ये वो पॉइंट्स मिल गए, यानी 2 बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है। ये इस लाइन के लिए पॉइंट्स है, यानी कि ये लाइन जो है इन पॉइंट से होके गुजरेगी। ये कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? अनंत, कितने भी हो सकते हैं, है ना। एक रेखा पे कितने बिंदु हैं? अनंत। रेखा खंड को आप पकड़ सकते हो। रेखा खंड जो होता है वो 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का हो सकता है, लेकिन रेखा क्या है? अनंत है। ठीक है, किसी के भी सीमाओं में वो बंधता नहीं है, किसी के भी सीमा में नहीं बंध पाता। अब देखो यहाँ पे आपको पहला कोऑर्डिनेट मिल गया, क्या मिल गया है? 0,1.33, दूसरा मिल गया है 2,0, तीसरा मिल गया -2,2.66। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब इसको
प्लेस करेंगे तो देखो कार्टेशियन प्लेन आप जान रहे हो कैसे है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बीच में यहाँ पे सेंटर पॉइंट है, उसके बाद में 1 2 3 4 इधर प्लस होता है, इस साइड आओगे एक्स एक्सिस के तो ये इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो -1 -2 -3 -4 इस साइड आ जाएगा, इस साइड में गए तो प्लस है। ऐसे ही वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ जाओगे तो प्लस, नीचे की तरफ माइनस, ठीक है। और सबके बीच में 90 डिग्री का, ठीक है, सारे एक दूसरे की परपेंडिकुलर है एक्सिस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इसमें पहला पॉइंट आपको पुटअप करना है 0,1.33, तो यहाँ पे खड़े हो जाइए सेंटर पे, एकदम सेंटर पे खड़े होने के बाद आपको एक्स एक्सिस पे 0 चलना है, ये एक्स एक्सिस है इस पे 0 चलना है, यहीं खड़े रहेंगे, ना आगे बढ़ेंगे ना पीछे। और वाई एक्सिस पे कहाँ जाना है 1.33, तो 1.33 ऊपर मिलेगा तो यहाँ तो पहुँचे 1 हुआ, 1/3 और बढ़ जाना है तो ये 1.33 हो गया, ठीक। दूसरा है बी 2,0, यानी यहाँ पे आए सेंटर पे खड़े हुए, एक्स एक्सिस पे कितना चलना है 2, तो चल पड़े, इधर चले 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 यहाँ 2 आ गया, ठीक। और जी वाई एक्सिस पे कितना जाना है 0, तो 0 जाना है तो यहीं रहेंगे, ना ऊपर जाएंगे ना नीचे, तो यहीं 0 हो गया। पूरे पूरे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, पूरे पूरे एक्स एक्सिस पे वाई 0 है, और पूरे पूरे वाई एक्सिस पे क्या कौन 0 है एक्स, ठीक। अब इसके बाद तीसरा वाला सेटिस्फैक्शन के लिए देखो कह रहा -2, तो यहाँ आ जाओ, एक्स एक्सिस पे -2 इस साइड मिलेगा, यहाँ आ गए, और वाई पे कह रहा है कि 2.66 प्लस, तो 2 तक आइए और 0.66 मतलब 2/3 और ले लीजिए, तो ये ऊपर की तरफ यहाँ ले लिया इसी रेखा पे और तीनों को मिला दिया, तो ये क्या बन गया 2x + 3y = 4 की एक लाइन बन गई। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक। अब एक रेखा मान लीजिए और दी गई है तो वो भी ड्रा कर दीजिए, दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करेंगी, जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगी दोनों लाइंस, वही क्या होगा, उन दोनों का x और y की वैल्यू होगी, यानी कि उन दोनों समीकरणों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। जो आप x और y का मान निकालते हैं किसी दो समीकरण को हल करके, वो दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है कि कहाँ पे किस जगह पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? इसको जब आप बनाओगे तो ग्राफ में बनाओगे, निकालने के लिए जब बनाओगे तो एग्जैक्ट ग्राफ में बनाओगे, तो वहाँ पे सब कुछ एक्यूरेट दिखाई देता है। अब देखिए, अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल में है उसको आप हमेशा याद रखोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है उसका, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा जिसको आप L2 नाम देते हो, a2x + b2y + c2 = 0। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? अब इसमें ज़रा इस बात को ये समझना आपको है बहुत ध्यान से कि वो कंडीशन कौन सी है जब आपको ये लीनियर इक्वेशंस, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल है, वो आपको यूनिक मान देगा, यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करेगा। तो यूनिक वैल्यू कब मिलेगी, जब दोनों जो लाइंस हैं, यानी कि इस लाइन L1 और L2 है, ये कहीं यूनिक प्लेस पे इंटरसेक्ट करें। यानी कि जो आपको डायग्राम ये दिखाई दे रहा है, जब ये यूनिक प्लेस पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये यूनिक सोल्यूशन देगा, तब आपको x और y का वैल्यू मिलेगा। तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन ये होती है कि a1/a2 ≠ b1/b2 होना चाहिए। अगर a1 आप क्वेश्चन आपको दिया गया, आप उसी से चेक कर सकते हैं बिना सॉल्व किए कि वो यूनिक सोल्यूशन देगा या नहीं देगा। और उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 और b1/b2 दोनों निकाल लीजिए, दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। अगर दोनों इक्वल हुए तो आपको यूनिक सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अभी तक जितने समीकरणों को आपने सॉल्व किया है, सब में क्या था, यूनिक सोल्यूशन मिला है। बात समझ में आ रही है? ठीक। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि ये a1/a2 = b1/b2 हो जाए और c1/c2 के दोनों बराबर ना हो। तो ऐसी स्थिति में जो दोनों लाइंस होंगी वो पैरेलल हो जाएंगी। जब उनको ड्रा किया जाएगा तो पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि उनकी x और y का रेशियो दोनों सेम है दोनों इक्वेशंस में। और a1/a2 और b1/b2 दोनों बराबर हो जाएं और c1/c2 के इक्वल ना हो, यानी कि c1 c2 में डिस्टेंस है, यानी दोनों के बीच, दोनों लाइंस के बीच में गैप है। दोनों पैरेलल तो हो गई, a1/a2 = b1/b2 होते ही दोनों पैरेलल हो गई। अब ये चेक करना है क्या c1/c2 उनके बराबर है, अब अगर नहीं है तो क्या हो गया, दोनों पैरेलल हो गई, दोनों के बीच में डिस्टेंस है। और जब दो लाइंस कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं, तो उनका कोई हल नहीं होगा, नो सोल्यूशन। अगर दोनों इंटरसेक्ट करेंगी ही नहीं तो उसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। ठीक है। और उसकी कंडीशन क्या है, नो सोल्यूशन की
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। क्लियर है? बात समझ में आ रही? और तीसरी जो कंडीशन है उसमें क्या हो सकता है, ओवरलैप कर जाए, यानी कि जो इसके अंदर ये कोफिशिएंट्स हैं, यानी a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2 हो जाए। और ये किसी भी इक्वेशन को देख करके ही आप बिना हल किए पता लगा सकते हैं। जैसे तीनों इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब वो दोनों लाइंस अलग अलग नहीं हैं, वो दोनों एक ही हैं, उसका स्वरूप बदला हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक लाइन लिखी गई है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू 3 और दूसरी लिखी है 8x प्लस 4x प्लस 8y इक्वल्स टू 6। देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन जैसे 2 कॉमन लिया तो ऊपर जैसा ही वो मावल उसका भी हो जाएगा, यानी बोथ लाइंस आर सेम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि उसमें आपने पूरे इक्वेशन में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया। जब दोनों संपाती हो जाएंगी, संपाती का मतलब ओवरलैप कर जाना, जब दोनों ओवरलैप कर जाएंगी तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, अनंत। वो हर जगह, हर पॉइंट जहाँ देखो वहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, आपकी निगाहें जहां पड़ेंगी वहां इंटरसेक्ट कर रही है कि नहीं? yes, एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर है, यहां तो ये जरा सा एक जगह इंटरसेक्ट हुआ, ये कभी नहीं होगा, और ये हर जगह होगा, जहां देखो वहां होगा। जब दोनों लाइन ओवरलैप कर रही होगी तो कंडीशन क्या होगी, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2। क्लियर? ये तीनों कंडीशन याद रखना है। डायग्राम देख करके बता दीजिए, डायग्राम देख करके ये बता देना है यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, तीनों की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। और इसको देखिए, जैसे भी यहाँ a1 अपान a2 हमने निकाला तो 1/2 आ गया, b1 अपान b2 निकाला गया 1/2 आ गया, c1 अपान c2 निकाला गया, इन दोनों लाइन 1/2 आ गया। तो ऐसे में फिर ये क्या, कौन सी स्थिति में चला गया, दोनों ओवरलैप कर रही हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन। क्लियर? इसी तरीके से एक एग्जाम्पल लिया गया कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4 और x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। अब इसको चेक करना है कि क्या इस इक्वेशन के, ये इसका नेचर क्या है, ये किस तरीके के नेचर वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। तो आप क्या करोगे, a1 अपान a2 निकाला 2 आ गया, b1 अपान b2 निकाला क्या आ गया 1। तो यानी a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपान b2। इसका मतलब क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन, एक सोल्यूशन मिलेगा, x का एक मान मिलेगा, y का एक मान मिलेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको a1 अपान a2 इक्वल्स टू 1/2, b1 अपान b2 इक्वल्स टू 1/2 और c1 अपान c2 निकाला गया 3/2 आ गया, जो कि ना इसके इक्वल है ना इसके इक्वल है। ठीक है ना? तो यानी कंडीशन क्या हो गई, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। मतलब क्या होगा, इसके लिए आप क्या बोलोगे, कोई हल नहीं, नो सोल्यूशन, क्योंकि ये दोनों ये से पैरेलल हो गया और दोनों के बीच में ये गैप पैदा कर देगा। ठीक है, दोनों के किस तरीके का डायग्राम बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्लियर? अब मान लीजिए इस तरीके का जो एक इक्वेशन हमने ले लिया, जिसमें आप देखिए a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2 है, दिखाई दे रहा। इसको अगर हम सॉल्व करें किसी भी मेथड से, मान लीजिए हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने का कोशिश किया, ऊपर वाले में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद में आप सॉल्व करोगे तो देखो पूरा x भी कैंसिल हो गया, घटाने पर y भी कैंसिल हो गया। तो जब x भी खत्म हो जाए, y भी खत्म हो जाए तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। यानी ये कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन है a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। क्लियर? करके भी देखोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा। इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके देखा, तो उसमें यहाँ पे क्या आ जा रहा है, 0 माइनस मतलब 40 माइनस 40 0, और 0 का मतलब ये इनफाइनाइट हो गया, यानी कि x इक्वल्स टू इनफाइनाइट, y इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब कोई हल नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आपको ये 3 क्वेश्चंस सॉल्व करना है, इन सारे मेथड से, ग्राफ मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी, ठीक है, जितने सारे मेथड मैंने बताए हैं उस सारे से। और कोई भी क्वेश्चन आपको मिले, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि वो a का मान बताइए जिसके लिए इसका कोई हल नहीं होगा, a का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे। तो कोई भी हल नहीं होने की शर्त क्या है, a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपान c2। a1 अपान a2 आप देखिए क्या है, a अपान 12 है, और b1 अपान b2 मतलब 3 अपान a है। ठीक है, और ये वैल्यू आप रख दो, पहले वाले में ही रख देना है,
फर्स्ट वाले a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो देखिए a1/a2 क्या है, a/12, b1/b2 क्या है 3/a, ये a² इक्वल्स टू 36, a इक्वल्स टू क्या आ गया 6, यानी a इक्वल्स टू 6 के लिए इसका कोई भी हल नहीं होगा। कहाँ a उठा के यहाँ a इक्वल्स टू 6 रख दीजिए इसी क्वेश्चन। ठीक है, आपको तो केवल a का वैल्यू बताना था। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके के जितने क्वेश्चंस हैं ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इस पे प्रैक्टिस से आप पूरी तरह परफेक्ट हो जाओगे। कोई क्वेश्चन यहाँ गलत नहीं हो सकता। इस चैप्टर की खूबी ये है कि यहाँ पे आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 30 सेकंड के अंदर कि आपने सही सॉल्व किया है या गलत किया है। तो प्रैक्टिस कर लिया जाए, टाइम को रिड्यूस कर लिया जाए, प्रेजेंटेशन अच्छा कर लिया जाए, एक्यूरेसी बढ़ जाए, यही तो चाहिए, है कि नहीं?